जय हिंद। आप सभी का स्पेक्ट्रम ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं सभी? आशा करता हूं कि सभी लोग एकदम सकुशल होंगे और आप सभी उपस्थित हो जाइए इस क्लास को लेकर के। बिहार बोर्ड क्लास 10वीं का यह बायोलॉजी का चैप्टर 1 जैव प्रक्रम पोषण का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। और आज के इस वीडियो में हम लोग लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं और इसमें हम लोग पढ़ेंगे अब जंतुओं में पोषण के बारे में। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जो है वह डाल दिया गया है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें जाकर के उसके सेक्शन लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को जरूर ध्यान से पढ़ें, सुने उस वीडियो को, और जो कि आपको बहुत फायदा करेगा। और आइए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर नंबर 3। तो जंतुओं में पोषण आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप सभी जान जाइए कि जंतु जो होते हैं ये भी पोषण के आधार पर, जंतु जो होते हैं वो परपोषी कहलाते हैं, क्योंकि पोषण के आधार पर जो हरे पौधे होते थे वे क्या कहलाते थे? स्वपोषी कहलाते थे। लेकिन पोषण के आधार पर जो ये जंतु होते हैं ना, ये परपोषी ही होते हैं। इनमें कहीं से भी कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देता जिससे कि ये स्वयं से अपना भोजन फूड प्रोड्यूस कर सके। इसलिए आप लिखेंगे कि जंतु परपोषी होते हैं। सभी जंतु जंतु परपोषी होते हैं जो इनका लक्षण है। जंतुओं का परपोषी होना इनका लक्षण माना जाता है। तो अब बात करेंगे कि परपोषी जो जंतु होते हैं, तो परपोषी जंतु ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से आप पौधों के बारे में लिखे थे परपोषी जंतु परजीवी, मृतजीवी या प्राणी संपोषी होते हैं। अब अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो लेक्चर नंबर 1 पढ़िएगा, तो उसमें आपको मिल जाएगा परजीवी और मृतजीवी के बारे में। और यहाँ हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, प्राणी संपोषी के बारे में। प्राणी संपोषी के बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे पहला प्राणी संपोषी जीव जो है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं अमीबा के बारे में। और विद्यार्थियों आपसे बता दूं मैं कि प्रत्येक वर्ष अमीबा से और पैरामीशियम, ये दोनों प्राणी संपोषी जो जंतु हैं, प्राणी हैं, इनसे क्वेश्चन प्रत्येक साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका बढ़िया से हम लोग एक एक करके प्रत्येक बिंदु को टच करते हुए हम लोग पढ़ेंगे अमीबा के बारे में। तो अमीबा के बारे में आप लिखेंगे कि अमीबा एक सरल एक कोशिकीय प्राणी संपोषी जंतु है। यह मृदु जलीय। अब मृदु जलीय का क्या अर्थ है? तो मृदु जल का अर्थ होता है मीठा जल, फ्रेश वाटर। अब ये फ्रेश वाटर कहाँ पाए जाते हैं? तो नदियों में, नहरों में, झील में, तालाब में। वर्षा का जो जल होता है वो भी मृदु जलीय ही बोलता है, फ्रेश वाटर होता है, मतलब कि अलवणीय ये जो जल होते हैं। तो अमीबा जो है एक सरल एक कोशिकीय तथा ये प्राणी सम जंतु है और यह मृदु जलीय होते हैं, मृदु जलीय होता है। इनका आकार अनिश्चित होता है। ऐसा होता है भाई, तो इनका आकार अनिश्चित होता है। अब बात करने वाले हैं कि सरल है, यानी कुछ कोई विशेष सिस्टम तंत्र काम नहीं करता। एक कोशिकीय यूनिसेलुलर है। प्राणी संपोषी है, यानी कि प्राणी संपोषी है यानी परजीवी परपोषी है। अब यह मृदु जलीय फ्रेश वाटर में रहते हैं और इनका आकार अनिश्चित होता है। तो आकार अनिश्चित क्यों होता है? तो आकार अनिश्चित होता है इनकी कुटपादों के कारण। क्योंकि अमीबा में अगर बात करें तो पोषण के लिए कोई विशेष संरचना नहीं बनाया गया है। अमीबा अपना भोजन जो ग्रहण करने का उसका तरीका है, ऐसा नहीं कि उसमें मुख है, ग्रीवा है, ग्रास नली है, कुछ भी स्पेशलाइज कुछ भी नहीं है। बल्कि वो क्या करता है कि यहाँ देखेंगे तो ये अमीबा का एक मैंने पहले से ही एक पिक्चर बना करके रखा हुआ है। यहाँ देखेंगे तो ये नॉर्मल रहता है। अमीबा आपको नॉर्मल वे में कहीं से भी दिख जाएगा। इससे
ये नॉर्मल है। और जैसे इसको मान लीजिए कि यहाँ इसका भोजन आ गया, तो ये तुरंत अपने शरीर में ये अंतर करेगा, और ये अंतर करके इस भोजन को क्या होता है कि इसके कूट पर चारों तरफ से घेर लेते हैं, और घेर करके और तब एक रसधानी का निर्माण करते हैं, और उसी में ये भोजन चला जाता है, और उसी रसधानी में मौजूद एंजाइमों के वजह से ये अमीबा में भोजन का पाचन हो जाता है। अब फिर अपचा जो भोजन होता है वह क्या होता है कि ऐसे ही अस्थायी छिद्र द्वारा कहीं से भी फिर अपचा भोजन भी निकल जाता है। ठीक है, तो इन सभी चीजों को हम अमीबा के बारे में लिख लेंगे। आप सभी अपनी कॉपी में वीडियो पॉज करके या ध्यान से सुनिए और लिख करके नोट्स बनाइए, एकदम आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है इससे। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे कि एक प्राणी, यह मृदु जलीय होता है ना, पॉइंट में लिखते जाएंगे। इनके शरीर में पोषण के लिए कोई विशेष संरचना नहीं होती है, कोई भी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इसमें नहीं होता है, विशेष संरचना इसमें कोई भी नहीं होती है। ये अपने उत्पादों की मदद से ही, उत्पादों की मदद से ही अपना भोजन पकड़ते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि अमीबा का आखिर भोजन क्या है, क्या चीज वो है। अमीबा तो अब आप जान गए कि मृदु जलीय, जल में ही रहता है। तो क्या ये बड़ी बड़ी मछलियां भी खा जाता है, क्या ये जलीय जीवों को भी खाता है? तो आइए जानते हैं कि आखिर अमीबा का भोजन है क्या। तो इसके जो अमीबा के भोजन है ना, अमीबा का भोजन, अमीबा का भोजन, तो इसके भोजन जो है वो है शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, टुकड़े, बैक्टीरिया, डायटम, डायटम तथा तथा मृत कार्बनिक पदार्थ, तथा मृत कार्बनिक पदार्थ इनका भोजन है। और इन्हीं को क्या करते हैं, छोटे छोटे तो ये पकड़ते ही हैं, क्या करते हैं कि चारों तरफ से वो अपना घेर लेते हैं कुटपाट से, और फिर अपना एक संरचना बनाते हैं और उससे भोजन को निगल जाते हैं, और फिर उसका पाचन हो जाता है। अब अमीबा में अगर बात करें ना, तो अमीबा में भोजन जो होता है ना, ये भोजन 3 क्रियाओं द्वारा, 3 स्टेप में ये पूर्ण होता है। तो अमीबा में भोजन, पाचन, पहले लिखिए अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण, पाचन और बहिष्करण द्वारा संपन्न होता है। यानी कि क्या करता है ये, तो सबसे पहला चरण स्टेप होता है अंतर्ग्रहण। कुटपाद बनाया, कुटपाद से भोजन को घेर लिया, घेरने के बाद भोजन को अपने अंदर ले लिया, और ये रसधानी का ये वहां पे रसधानी बना, और उसमें भोजन जो है उसमें रसधानी में मौजूद क्या एंजाइमों की वजह से ये भोजन जो है उसमें उसका पाचन हो गया। तो अंतर्ग्रहण, फिर पाचन वाली क्रिया, और फिर बहिष्करण, अस्थायी छिद्र द्वारा बहिष्करण करके अपने में आए हुए ये पदार्थ को, अपचा भोजन को क्या करता है कि निकाल देता है। तो ये इसी चरण में संपन्न होता है। अब लिख लेंगे कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के सतह से होता है। अब ये शरीर की सतह कहीं, ये भोजन राजधानी, यहाँ भोजन है तो यहाँ बना लिया, हो सकता है कि यहाँ भोजन अगर उपस्थित हो जाए तो फिर यहाँ की संरचना ऐसे करके ऐसे घेर लेगा और फिर ऐसे मिला कर अंदर कर लेगा इसको। तो शरीर के
कहीं भी किसी भी सतह से कहीं से भी आराम से ये भोजन इसका हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। अमीबा के कूटपाद आपस में जुड़ जाते हैं और भोजन रसधानी का निर्माण करते हैं। पूछता है कि भोजन रसधानी का निर्माण किन में होता है, तो अमीबा में। उत्पादों की मदद से कौन सा प्राणी है, जंतु है जो अपना भोजन ग्रहण करता है उत्पादों की सहायता से? अमीबा है। किस जीव का आकार अनिश्चित होता है, तो अमीबा का, क्योंकि अपने भोजन के पोजीशन के अनुसार ये अपने शरीर में बदलाव कर लेता है। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण जो होता है कहां से होता है, तो शरीर के सतह से होता है। ये लिख लेंगे। अब आखिर भोजन रसधानी में क्या होता है, तो भोजन रसधानी में भोजन के साथ जल भी होता है। भोजन का पाचन रसधानी में मौजूद एंजाइम के कारण होता है। इसी में लिख लेंगे। और अपचा भोजन शरीर में मौजूद अस्थाई छिद्र द्वारा बाहर हो जाता है। बस यही तो है अमीबा। और इसको आप क्या करिए कि आप इन सभी को लिख लीजिए अपनी कॉपी में। तो आशा करते हैं कि आपको ये जो जंतुओं में पोषण है ये ज्यादातर समझ में आया होगा। अमीबा, अब अमीबा से बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। उत्पाद किन में पाया जाता है, तो अमीबा में। उत्पादों की सहायता से भोजन कौन पकड़ता है, अमीबा ना। शरीर की सतह से भोजन ग्रहण कौन करता है, अमीबा। रसधानी का निर्माण किस में होता है, अमीबा में होता है। अमीबा कैसा प्राणी है, तो अमीबा एक सरल एक कोशिकीय प्राणी समपोषी जंतु है जो मृदु जलीय होते हैं। इनका आकार भी अनिश्चित होता है। तो ये मृत कार्बनिक पदार्थ भी इनका भोजन है। शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डायटम, ये सभी चीजें अमीबा के बारे में। अब आगे है यही एक पैरामीशियम है, उसको हम लोग लिख लेते हैं, पैरामीशियम को। चलिए फटाफट इसको हम मिटाते हैं। और अब बहुत छोटा सा टॉपिक है पैरामीशियम। आपके बुक में दिया होगा, चप्पल के समान उसकी आकृति बनाई गई होगी और उसमें बहुत सारे रोम छिद्र बनाए गए होंगे। सीलिया के लिए बस एक क्वेश्चन पूछता है कि सीलिया किस में पाई जाती है, तो प्रचलक अंग जो होता है उसका सीलिया से ही ढका होता है और उसको हम लोग पढ़ते भी हैं। तो आइए देखते हैं पैरामीशियम। पैरामीशियम, अब इसमें कुछ खास अंतर होता नहीं है अमीबा को लेकर। अमीबा से ये कुछ खास डिफरेंस पर होता नहीं है। तो इसमें होता क्या है कि एक्चुअली में यह भी एक कोशिकीय है, ये भी मृदु जलीय है, लेकिन इसका आकार निश्चित होता है और इसमें भोजन ग्रहण करने के लिए एक मुख जैसी रचना होती है। तो बस यही चीज है जो अमीबा को, पैरामीशियम जो है अमीबा से अलग होता है। तो लिखेंगे इसको, यह भी एक कोशिकीय, यह भी एक कोशिकीय, यह भी एक कोशिकीय
प्राणी संपोषी जंतु है जो मृदुजलीय होते हैं। ये भी मृदुजलीय ही होते हैं, यानी फ्रेश वाटर में ये भी पाए जाते हैं। बात करें तो इसका आकार निश्चित होता है, जबकि अमीबा का आकार क्या होता था, अनिश्चित होता है। लेकिन इसका, ये पैरामीशियम का आकार निश्चित होता है और इसमें प्रचलन के लिए, यानी मोशन के लिए, गति के लिए, प्रचलन के लिए अंग होता है जो सिलिया से ढका होता है। सिलिया क्या है, तो इसका पैरामीशियम कुछ इस प्रकार से होता है और यही होते हैं ऐसे ऐसे कमरोम छिद्र। आप लोग देखे होंगे ना, अपने एक लोकल भाषा में एक जीव देखे होंगे जिसको भूली भी बोला जाता है, तो उसके बॉडिया पर देखिएगा तो रोम छिद्र बहुत सारे पाए जाते हैं। वो क्या है, उनके गति के कारण, ये देखिएगा वैसे ऐसे करके चलती है। तो इसमें भी जो पैरामीशियम में गति किसके कारण होता है, तो सिलिया के कारण होता है, याद रखिएगा। सिलिया के कारण ही इसकी गति निश्चित होती है। अब इसमें पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण, पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण कोशिका मुख या इसको कहते हैं, एक और इसका नाम है साइटोस्टोम। के द्वारा होता है। यानी कि अगर देखेंगे तो वहीं अमीबा में कोई विशेष रचना नहीं होता था, कुछ पाद ऐसे घेर लेते थे भोजन को, रसदानी का निर्माण होता था, गायब भोजन। और यहाँ लेकिन विशेष एक संरचना होता है जिसको कोशिका मुख या साइटोस्टोम कहते हैं, इसी के द्वारा इसका भोजन होता है। तो कुल मिलाकर के ये आप अमीबा और पैरामीशियम दोनों पढ़ लिए और यहाँ से क्वेश्चन अब छूटने नहीं चाहिए। हर साल एग्जाम में, आपके बोर्ड के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्टिव का ज्यादातर चांस होता है, कभी कभी सब्जेक्टिव भी यहाँ से पूछ लिया है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। और अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें मनुष्य में, चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं जंतु में पोषण, तो अब मनुष्य में पाचन तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग अब पढ़ेंगे मनुष्य का पाचन तंत्र। मनुष्य का पाचन तंत्र, अभी बस इसको थोड़ा सा लिख लेंगे, उसके बाद कुछ मैं आपको क्वेश्चन दूंगा जो कि आपको लेक्चर 1 और 2 से क्वेश्चन रहेंगे, और आपको उसका जवाब अपने कमेंट्स बॉक्स में जाकर के उन सभी क्वेश्चन का जो रिप्लाई है वो अपने उसका आंसर रिप्लाई कर दीजिएगा। मैं देख लूंगा कि किसका कितना सही है, और आपको भी उससे हौसला बढ़ेगा और मेरी भी हौसला बढ़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं मनुष्य का पाचन तंत्र। तो मनुष्य का पाचन तंत्र की बात करेंगे तो मनुष्य जो है, मनुष्य ही क्या, सभी उच्च श्रेणी के जितने भी जंतु हैं उनमें पाचन के लिए एक विशेष तंत्र बनाया गया है, एक सिस्टम बनाई गई है। और उनमें जो विशेष सिस्टम ये बनाए गए हैं, तंत्र बनाए गए हैं, उसी तंत्र को, पाचन के लिए जो सिस्टम बने हैं उसे ही कहते हैं आहार नाल। आहार नाल को हम लोग पढ़ेंगे और ये काफी लंबी टॉपिक होने वाली है। आहार नाल, बहुत सी इस आहार नाल में रचनाएं होती हैं, बहुत सारे अंग होते हैं। आप तो पहले से ही जानते हैं कि बहुत सारा अंग मिलता है तब जाकर कोई सिस्टम तैयार होता है, सिस्टम बनता है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें बहुत सारे अंग हैं। तो लिख लेंगे मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में पाचन के लिए, जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए
एक विशेष भोजन के पाचन के लिए एक विशेष अंग होता है, विशेष अंग होते हैं जिन्हें आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है, कहते हैं। पूछ भी सकता है आहार नाल किसे कहते हैं, तो मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए एक विशेष अंग होता है जिन्हें आहार नाल कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। अब पाचन तंत्र ना जी, तो आहार नाल और इससे संबद्ध, इसको लिख लीजिए, आहार नाल और इससे संबद्ध पाचक ग्रंथियां, पाचक ग्रंथियां, पाचक ग्रंथियां, आहार नाल इससे संबद्ध पाचक ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर, पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। अब देखिए, आहार नाल में बहुत सारे उसमें अंग आ जाएंगे और पाचक ग्रंथियां क्या आ जाएगा, डाइजेस्टिव ग्लैंड आ जाएंगे और इनसे क्या निकलता है, पाचक जूस निकलता है, रस निकलता है। ये सभी मिलकर के एक सिस्टम बनता है जिसको कहते हैं पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र का निर्माण कौन करता है भाई, तो आहार नाल और इसे संबद्ध पाचक ग्रंथियां जो होती है वो पाचन और पाचक क्रिया मिलकर के पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें यही आहार नाल। तो लिख लीजिए, मनुष्य का आहार नाल, मनुष्य का आहार नाल। तो बात करेंगे ना, तो मनुष्य का जो आहार नाल का बात करेंगे तो यह मनुष्य के मुख गुहा से लेकर, माउथ कैविटी, मुख गुहा से लेकर और मल द्वार तक पूरी यह एक अंग, इसमें कई अंग पाए जाते हैं और ये कई सिस्टम से बना हुआ है। इसी को कहते हैं आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल। तो मनुष्य का लिखेंगे कि मनुष्य का आहार नाल, मनुष्य का आहार नाल मुख गुहा से लेकर मल द्वार तक फैली है, मुख गुहा से लेकर मल द्वार तक फैली होती है। अब इसमें हम लोग स्टडी करते हैं कि आहार नाल के विभिन्न अंगों के बारे में और उनके कार्यों के बारे में, कौन कौन से इनके मुख्य अंग है, उनका कार्य क्या है, ये सभी पढ़ा भी जाता है। और सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि आगामी और भी आपके जीवन में परीक्षाएं होंगी उसके लिए भी। और आप एक साइंस के स्टूडेंट है और चूंकि यह अपने शरीर विज्ञान के बारे में है, तो इसकी जानकारी रखना आपके बहुत ही फायदे का काम करेगा, आपके हित का काम करेगा। इसलिए आपको ध्यान से ये चैप्टर सुनना है, पढ़ना है, समझना है और मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछ लेना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, चूंकि आहार नाल जो है कहाँ से शुरू होता है, मुख गुहा से, और कहाँ तक फैला हुआ है, मल द्वार तक फैला हुआ है। अब इसके बीच में जितने भी आपको ऑर्गन पाए जाते हैं, अंग पाए जाते हैं, उन सब के बारे में हम लोग एक एक करके उसका स्टडी करेंगे और समझेंगे और लिखेंगे भी। तो सबसे पहले आता है क्या, मुख गुहा। तो हेडिंग दे दीजिए अब, मुख गुहा। मनुष्य का आहार नाल हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग पढ़ेंगे मुख गुहा के बारे में। मुख गुहा, मुख कहाँ है आपका, तो जैसे आप खोलते हो ना और बीच में जो ये खाली दिखाई देता है वही आपका मुख गुहा है। बात करेंगे तो इस मुख गुहा में बात करेंगे
तो मुखगुहा जो होता है यह दो जबड़ों के बीच ये ऊपर वाला जबड़ा और नीचे दो जबड़ों के बीच ये स्थित होता है। और इसमें बात करेंगे तो इसमें जो सदस्य होते हैं तो इसमें सदस्य के रूप में दांत होते हैं, एक मांसल जीभ होती है, और इसको मुख गुहा को बंद करने के लिए भाई गेट तो चाहिए ना जी। अब इतना इंपॉर्टेंट चीज रखा, देखिए इनकी दरवाजे, ये जो इनका दीवार कह सकते हैं, मुख गुहा का दीवार कितना मजबूत है, जबड़ा। देखते हैं ना कि बहुत सारे आप जानवरों के देखे होंगे डेड बॉडी, तो उसके पूरे बॉडी गायब होती है लेकिन उसका जबड़ा मिल जाता है, काफी मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। तो देखिए इस मुख गुहा का जो दीवार है वो जबड़े का बना है, और बीच में खाली स्थान है, और बीच में एक मांसल जीभ और दांत होते हैं। और बंद करने के लिए मुख गुहा को बताइए क्या होता है, कौन सा दरवाजा? दो मांसल होठ होते हैं, दो मांसल होठ होता है। यानी मुख गुहा का दरवाजा का बात करें तो ये आपका लिप है, अपर लिप लोअर लिप, ऊपर के ओठ और नीचे के ओठ, इससे ये बंद हो जाता है। तो कुल मिलाकर के मुख गुहा का अगर देखें ये, तो आप लिख सकते हैं कि मुख गुहा के बारे में, यह आहार नाल का पहला भाग होता है, पहला भाग है, यह आहार नाल का पहला भाग है जो दो जबड़ों के बीच स्थित होता है। और इसमें दांत, एक मांसल जीभ तथा इसे बंद करने के लिए दो होठ होते हैं, दो होठ होते हैं, लिख लीजिए इसको। अब मुख गुहा में दो चीज हमको जानना है, ये दांत के बारे में और जीभ के बारे में, जो आपके परीक्षा में पूछता है। तो अगर बात करेंगे, हम दांत के बारे में ही बात कर रहे हैं, दांत, टीथ, इसके बारे में बात करें तो वयस्क में पहले तो दांत की बात करें तो दांत जो होता है वह जबड़ों में धंसा हुआ होता है, जबड़ों में धंसा होता है। और दांत जो होते हैं, दांत वो तीन भागों में बटा होता है, तीन भागों में बटा होता है। कौन कौन सा? तो इसका होता है जड़ होता है, सिर या शिखर होता है, और ग्रीवा होता है, ग्रीवा या गर्दन भी होता है। तो दांत के तीन हिस्से हो गए। जड़, ये कहाँ रहता है जड़? तो जड़ आपके जबड़ों में धंसा हुआ होता है। सिर तो सबसे ऊपर, और जड़ और सिर के जो बीच का हिस्सा है वही इसका ग्रीवा कहलाता है, ग्रीवा या गर्दन कहलाता है। तो आराम से आप दांत के बारे में भी ये देख लीजिए। और बात करें हम तो वयस्क एडल्ट लोग, बड़े लोगों में 32 दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं ये। और दांत जो है, दांत चार प्रकार के होते हैं, दांत चार प्रकार का होता है, दांत चार प्रकार का होता है। कौन कौन? तो कर्तनक, इसको बोलते हैं इंसिजर, फिर होता है भेदक या रदनक भी इसको बोलते हैं, केनाइन, और होता है
अग्रचवर्णक यानी प्रीमोलर और चवर्णक मोलर, ये 4 प्रकार के दांत होते हैं, लिख लीजिए। तो ये 4 प्रकार के दांत होते हैं, कौन कौन? कर्तनक होता है, और फिर आपका कर्तनक के बाद यहां देख लीजिए भेदक होता है, अग्रचवर्णक और चवर्णक होता है। बात करेंगे हम लोग ये दंत सूत्र। ये हालांकि आप में पूछता नहीं है, लेकिन जानना चाहिए। दंत सूत्र जो होते हैं उसको ऐसे कुछ याद रखा जाता है। वयस्कों के लिए दंत सूत्र जो होता है वयस्क के लिए, ये होता है I/I, C/C, PM/PM और M/M। यानी I फॉर इंसीजर यानी कर्तनक, C फॉर केनाइन, PM प्रीमोलर, M मोलर। और ये चूंकि जबड़े आपके दो है ना ऊपर नीचे, तो सेम सेट होता है, इसीलिए जबड़ा ये समझ लीजिए। और इसका फॉर्मूला होता है 2123/2123। और चूंकि ये 2 सेट होते हैं इसलिए 2। तो अब देखिएगा, तो 2 1 3 2 5 3 8 8 दूनी के 16, 2 1 3 2 5 3 8 दूनी के 16, 16 गुने 2 यानी कितने हो गए? 32 हो गए। और बच्चों में अगर देखा जाए, दूध के जब होते हैं उसमें ना बच्चों में, तो सेम वही होता है I/I, C/C, PM/PM, M/M। तो बच्चों में जो दंत सूत्र होता है, दांत का फॉर्मूला होता है, वह होता है 2102/2102 गुणे 2। और इनका कुल हो जाता है 2 1 3 2 5 5 दूनी के 10, 2 1 3 2 5 दूनी के 10 यानी 20। तो ये दंत सूत्र है, एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग लिख लीजिए। और फिर मैं आगे दांत के बारे में बता रहा हूं। अभी दांत के बारे में ही पढ़ रहे हैं। अब लिखेंगे डेंटाइन जो होता है ना, डेंटाइन, वह दांत का सबसे ज्यादा हिस्सा बनाता है और काफी मजबूत होता है। इसीलिए हमारी बॉडी जब जलती है ना तो सब कुछ जल जाता है, लेकिन जबड़ों में स्थित जो दांत होते हैं वे नहीं जल पाते। लिख लीजिए डेंटाइन दांत का अधिकांश भाग बनाता है। डेंटाइन दांत का अधिकांश भाग बनाता है। और ये डेंटाइन के ऊपर इनामेल, यही तो कठोर है। डेंटाइन के ऊपर इनामेल की एक कड़ी परत होती है। इनामेल की एक कड़ी परत होती है जो दांतों की सुरक्षा, जो दांतों की सुरक्षा कवच होती है, सुरक्षा देती है दांतों की, सुरक्षा कवच होती है। अब दांत का क्या काम है? तो दांत के काम, दांत के क्या, अच्छा जीभ का क्या काम है? कमेंट्स बॉक्स में करिए कि जीभ का क्या काम है, मुंह गुहा में जीभ का क्या काम है। वैसे ही आप लिखेंगे दांत का काम, तो दांत भोजन को उतरने, फाड़ने और चबाने का काम करता है। लिख लीजिए इसको।
देखिए, अब यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है दंत अस्थिक्षय के बारे में। तो यानी कि दांत का जो हड्डी होता है वो क्षरण उसकी कब होती है, कब वो खराब होने लगते हैं दांत। तो टॉपिक लिखिए दंत अस्थिक्षय। तो देखिए, दांत जो होते हैं ना, ये दांत क्यों खराब होते हैं। तो जब भी हम लोग मीठे चीज जैसे आइसक्रीम हो गई, आइसक्रीम, चॉकलेट, है ना, आदि ये सब चीजें खाते हैं और खाने के बाद ये दांतों में चिपक जाती है, और आदि के खाने से ये दांतों में चिपक जाती है, और चिपकने से इसमें होते हैं बैक्टीरिया, और इसके बैक्टीरिया क्या करते हैं कि वह अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं, और यही अम्ल जो होते हैं ना, यही अम्ल वह दांतों के बाहरी कड़ी परत को, दांतों के बाहरी कड़ी परत को क्या कहते हैं, कमेंट्स कीजिए। कड़ी परत को नरम कर देते हैं, जहां छोटे छोटे छिद्र हो जाती है, जिसे दंत अस्थिक्षय कहा जाता है। अपने भाषा में हम लोग इसी को तो कहते हैं खोड़ीला हो गया है। अभी आदमी जवाने हैं, दांत नया है, इतना ना ज्यादा वो बेकार की चीजें खा लिया, मीठा चीजें दांत में उसके चिपका चिपका रहा। अब उसमें बैक्टीरिया था, रात में सोने गया, बैक्टीरिया अभिक्रिया किया, अम्ल बना दिया, नरम हुआ, बार बार यही क्रिया हुई, दांत कमजोर हो गया, उसमें छिद्र हो गया और दर्द करने लगा। जैसे गर्म ठंडा खाने के बाद एकदम देह सिहर जाता है, दर्द करने लगता है, वही खोड़ीला है, और उसी को साइंस में ये दंत अस्थिक्षय पढ़ा जाता है। तो लिख देंगे कि दंत अस्थिक्षय क्या है। तो आप लिखेंगे कि मीठे चीज जैसे आइसक्रीम, चॉकलेट आदि खाने से उसके बैक्टीरिया दांतों पर अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं। ये अम्ल दांतों को नरम कर देती है, दांतों की कड़ी परत को नरम कर देती है, और वहां छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, जिसे दंत अस्थिक्षय कहा जाता है। इसे बचने के लिए क्या किया जाता है भाई, कि कम से कम 2 बार दांतों की सफाई करनी चाहिए। सुबह करें या ना करें, लेकिन रात में जरूर दांतों की सफाई करनी चाहिए। मीठे चीज, चिपचिपा चीज कम खाना चाहिए, और दांत पर हमेशा ध्यान देते रहना चाहिए, फिर इसकी बचाव हो जाएगी। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मनुष्य के क्या, मुख गुहा को ही पढ़ रहे हैं। तो मनुष्य के मुख गुहा में अब देख लिए कि मनुष्य का मुख गुहा जो होता है, 2 जबड़ों के बीच में, उसमें दांत और जीभ होते हैं, और उसे बंद करने के लिए 2 मांसल होठ होते हैं। दांतों की बात करें तो वयस्कों में 32 जोड़े दांत होते हैं, जो मसूड़ों में जो ये धंसे हुए रहते हैं। दांत को 3 भागों में, जड़, सिर, ग्रीवा, है ना। और दांतों के जो है सबसे ज्यादा भाग जो है डेंटाइन बनाता है, और सबसे ऊपर इनामेल की एक कड़ी परत होती है, जो कि यही दंत अस्थिक्षय में खराब होने लगती है। तो दांत के बारे में जाने मुख गुहा के। अब हम लोग जानेंगे कि मुख गुहा में लार ग्रंथियां होती है। जैसे आपका मुख है ना, तो जो आप भोजन करते, इसीलिए तो बोला जाता है कि भोजन जो है, ज्यादातर भोजन चबा के खाना चाहिए, भोजन को चबा के खाइए। कोई लड़का है जो रोज 10 रोटी खाता है और जल्दबाजी में निगल जाता है, और कोई है जो सिर्फ 4 रोटी खाता है, लेकिन पूरा चबा चबा के पूरा लार आ जाए, मिल जाए उस भोजन में सैली बार, तो उसका पाचन जल्दी होगा, और उसको स्टार्च जल्दी मिलता है। मुख से ही स्टार्च मिलना शुरू होता है, इसलिए भोजन का पाचन समय तो यही से शुरू हो जाता है, मुख से। तो क्यों, अब भोजन जब आप करते हैं तो उसमें आप लोग केयर किए होंगे कि जब आप ज्यादा चबाते हो तो उसकी स्वाद भी ये कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसमें लार आकर के मिले। तो भोजन में 3 लार ग्रंथियां पाई जाती है। सब मैंडिबुलर, तीन लार ग्रंथियां भोजन में जो है आपके मुख गुहा में वो पाई जाती है। तो हम लोग लिख लेंगे
लिख लेंगे हम लोग। मुख गुहा में 3 जोड़ी यानी 6, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। एक होती है पैरोटिड, पैरोटिड ग्रंथि, सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि और सबलिंगुअल लार ग्रंथि। ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है मनुष्य के मुख गुहा में। जो नलिकाओं द्वारा मुख गुहा में गिरती है और यहीं से आपके भोजन में ये सना करके और फिर नीचे चला जाता है। इसको यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं और आइए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं और आप लोग ईमानदारी पूर्वक उसका जवाब दीजिए कमेंट्स बॉक्स में और देखिए कितना सही आपने जवाब दिया। तो पहला क्वेश्चन है कि पोषण के आधार पर पौधों को कहा जाता है। पोषण के आधार पर पौधों को कहा जाता है स्वपोषी, परपोषी, ए और बी दोनों, या डी कोई नहीं। दूसरा आपका क्वेश्चन है गोबर छत्ता किसका उदाहरण है? मशरूम, गोबर छत्ता किसका उदाहरण है? ऑप्शन भी ले लीजिए। ऑप्शन है आपको परजीवी, मृतजीवी, प्राणी संपोषी, या कोई नहीं। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है परजीवी पौधों का उदाहरण है। परजीवी पौधों का उदाहरण है पहला अमरबेल, मशरूम, आम, या सभी। चौथा प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन आवश्यक नहीं है? ध्यान दीजिएगा ऐसे क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक होते हैं जहां पूछते कि नहीं वाला। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन घटक आवश्यक, और आप लोग जल्दबाजी में बेचैनी होकर खुश हो जाते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए घटक पढ़ के बस तुरंत लगाते, लेकिन यहाँ देखिएगा आवश्यक नहीं है, यानी 3 गो होगा वो नहीं होगा, आवश्यक नहीं है। पर्णहरित, CO2, जल और नाइट्रोजन। पांचवा क्वेश्चन लिख लीजिए क्लोरोप्लास्ट में कौन वर्णक पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट में कौन वर्णक पाए जाते हैं? ए में हो जाएगा ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट,
क्लोरोफिल, ल्यूकोसाइट, क्लोरोफिल, स्टोमाटा और डी में कोई नहीं। छठा क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषी अंगक है। अंगक है पहला स्टोमाटा, स्टोमाटा, बी में लिख लीजिए क्लोरोप्लास्ट, सी में लिख लीजिए जाइलम और डी में हरित लवक। तो फटाफट आप इसका आंसर ढूंढ लीजिए, कर लीजिए। और वैसे मैं भी बता दे रहा हूं कि पोषण के आधार पर पौधों को कहा जाता है। तो पोषण के आधार पौधे स्वपोषी और परपोषी दोनों होते हैं। क्यों? क्योंकि परपोषी में क्या आते हैं, तो परपोषी मृतजीवी और फिर परजीवी दोनों होते हैं। और इसी में आप ये पढ़े हुए हैं मशरूम, यानी कि मशरूम के बारे में और अमरवेल के बारे में। गोबर छत्ता किसका उदाहरण है, तो गोबर छत्ता मृतजीवी का उदाहरण है। सड़े गले अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन ले लेता था। परजीवी पौधों का उदाहरण है, परजीवी अमरबेल हो जाएगा। दूसरे वृक्ष पर लत्ती की तरह उसको घेर करके अपना काम चला लिया। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन घटक आवश्यक है, तो देखिए पर्णहरित आवश्यक है, CO2 आवश्यक है, जल की भी जरूरत है, नाइट्रोजन की जरूरत इसमें नहीं होती है। तो जो गलत है वही सही है। क्लोरोप्लास्ट में कौन सा वर्णक पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट में ही होता है क्लोरोफिल। और फिर प्रकाश संश्लेषी अंगक है, तो प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है, तो प्रकाश संश्लेषी अंगक ये हरित लवक है। लिख लीजिए इसको। एक क्वेश्चन का जवाब जरूर आप दे दीजिए कमेंट्स बॉक्स में कि दांत का सबसे बाहरी कड़ी परत किसका बना होता है। जरूर अपना जवाब कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स भी करिए, ताकि हमें भी पता चले कि मेरा क्लास आपको कैसा लगा और आप बेहतर तरीके से इससे तैयारी कर सकते हैं अपनी आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए, जहां आपको हर सब्जेक्ट लगभग पढ़ा दिया जाएगा। और अब भोजपुरी की बारी है। अगला वीडियो हो सकता है कि भोजपुरी का है, लेकिन इस पहले चैप्टर का लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 ध्यान से देखिए। और ये क्वेश्चन जो है इसको लास्ट में मैंने आंसर दिया है, आप खुद से आंसर ढूंढिए और यहाँ क्वेश्चन आंसर भी हम कराएंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।